तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की डेफिनेशन मैंने शायद आपको बताई हो या नहीं भी बताई, तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता क्या है। सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव नाम से ही पता चल रहा है, पर्सपेक्टिव का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू। तो सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू के देखता है, विच सीज, ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू जो देखता है किसको, सोसाइटी को। ठीक है, सोसाइटी के जनरल पैटर्न्स ऑफ सोसाइटी इन दी लाइव्स ऑफ पर्टिकुलर पीपल। अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले चीज़ तो ये कि पर्सपेक्टिव का मतलब आपको पता है कि पॉइंट ऑफ व्यू है। हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, हर बंदा डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखता है। इसी तरीके से सोसाइटी का भी एक पर्सपेक्टिव होता है। सोसाइटी का पर्सपेक्टिव जो कि उस सोसाइटी में जो जनरल पैटर्न्स हैं, जनरल पैटर्न से क्या मुराद है? आप लोग देखते हैं पाकिस्तानी सोसाइटी को। पाकिस्तानी सोसाइटी में एक पैटर्न है कि औरतें जो हैं वो अपने आप को कवर करती हैं। ठीक है, अब औरतें अपने आप को कवर करती हैं पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर, ये एक जनरल पैटर्न ऑफ सोसाइटी है। अब अगर इस सोसाइटी के अंदर बाहर से कोई बंदा आ जाता है, बाहर से कोई गोरी औरत आ जाती है या कोई वेस्टर्न औरत आ जाती है, ठीक है, तो पर्टिकुलर पीपल आ जाते हैं उसमें। ठीक है, यानी वो एक ख़ास किस्म के लोग हैं। ठीक है, ख़ास लोग हैं जो सोसाइटी का पार्ट नहीं है, या जो सोसाइटी का पार्ट नहीं है, डिफरेंट सोसाइटी का पार्ट है। तो इन गोरों की ज़िंदगी के अंदर एक सोसाइटी का जो जनरल पैटर्न है उसको हम क्या कह देते हैं? सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कह देते हैं। अब सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आमतौर पर ज़रूरी नहीं कि बाहर से कोई सोसाइटी के बाहर से कोई बंदा है तो उसी के अंदर देखा जाए। आप सोसाइटी के अंदर मौजूद डिफरेंट बंदों में भी उन पैटर्न्स को देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक इलाका है, ठीक है, लाहौर में एक छोटी सी बस्ती है और वो बस्ती है यूहानाबाद। अब आप देखो, लाहौर एक इलाका है, मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, जबकि यूहानाबाद एक सोसाइटी लाहौर में जो कि क्रिश्चियंस की है। ठीक है, अब सोसाइटी का एक पैटर्न है लाहौर में, मुस्लिम सोसाइटी है, एक जनरल पैटर्न है मुस्लिम सोसाइटी का कि मुसलमान अपने तरीक़ों से रहते हैं। ठीक है, जगह जगह अज़ानों की आवाज़ आती है और नो डाउट ये ज़्यादातर मुसलमान हैं। लेकिन जब आप यूहानाबाद में जाते हैं, क्रिश्चियन कॉलोनीज़ के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे वहाँ की जो मर्द हजरात हैं या औरतें हैं, उनका भी रहन सहन, गो के इबादतें उनकी डिफरेंट हैं मुसलमानों से, लेकिन उनका रहन सहन मुसलमानों जैसा ही है। वो भी अपने आप को फुल कवर करके रखते हैं और इसी तरीके से दुपट्टा लेके बाहर निकलते हैं। हो सकता है कोई बुर्का भी पहन लेता हो उनमें से। इसी तरीके से वहाँ के मर्द जो है वो इसी तरीके से जो शलवार कमीज़ पहनते हैं या पैंट शर्ट पहनते हैं। तो जनरल पैटर्न ऑफ सोसाइटी है। एक ख़ास लोगों में, यानी यूहानाबाद के लोगों में मैं अगर देखूँ तो ये एक सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहलाएगा। अब आमतौर पर सोशोलॉजी के अंदर हम तीन तरह के पर्सपेक्टिव देखते हैं, और वो कौन कौन से पर्सपेक्टिव हैं? नंबर 1 स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव, ठीक है। नंबर 2 कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, और नंबर 3 सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़म, ठीक है। अब इनके नाम से ही जाहिर है कि ये पर्सपेक्टिव जो है क्या क्या बयान करेंगे। अलबत्ता हम इनको मज़ीद डिटेल में भी पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पर्सपेक्टिव से। तो हम पढ़ने लगे हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पर्सपेक्टिव। इसको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज़म भी कहते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव या स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज़म, तो एक ही मतलब है, ठीक है। अब इसकी सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं कि ये क्या है। एक पॉइंट ऑफ व्यू है, नंबर 1, ठीक है। आपने याद रख लेना है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पर्सपेक्टिव इज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू। अभी पॉइंट ऑफ व्यू करता क्या है? एक्सप्लेन करता है, ठीक है। किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है? वाई सोसाइटी एक्ट्स द वे इट डज, ठीक है।
तो ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू जो ये एक्सप्लेन करे कि सोसाइटी इस तरीके से क्यों एक्ट कर रही है जिस तरीके से करती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पर्सपेक्टिव। अब इसका मेन फोकस क्या होता है, इसका फोकस क्या होता है, फोकस ऑन, ये पर्सपेक्टिव किन चीज़ों पे फोकस करता है, रिलेशनशिप पे, ठीक है, रिलेशनशिप्स ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। अब ज़ाहिर बात है सोसाइटी के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन मिसाल के तौर पर हमारे पास फैमिली का इंस्टीट्यूशन हो गया, रिलीजन का इंस्टीट्यूशन हो गया, ठीक है, लॉ का इंस्टीट्यूशन हो गया, तो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन आपस में मिलकर सोसाइटी बना रहे हैं। तो ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू जो एक्सप्लेन करते हैं कि सोसाइटी इस तरीके से क्यों कर रही है जिस तरीके से करती है, ठीक है, और फोकस करता है किसके ऊपर, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के रिलेशनशिप्स के ऊपर जो सोसाइटी को बनाते हैं, दैट मेक्स द सोसाइटी, ठीक है। तो एक डेफिनेशन तो ये होगी आपके पास स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की, एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू ये एक्सप्लेन करता है कि सोसाइटी इस तरीके से एक्ट क्यों करे जिस तरीके से ये करती है, और ये किस चीज़ पे फोकस करता है, रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन दैट आर मेकिंग द सोसाइटी। अब दूसरी चीज़ आप इसमें ये डेफिनेशन भी कर सकते हैं, ऐसा फ्रेमवर्क, कि ऐसा फ्रेमवर्क जो कि क्या करता है, थ्योरी बिल्डअप करता है, जो यूज़ होता है टू बिल्ड थ्योरीज, यानी आप इस पर्सपेक्टिव के बेस पर डिफरेंट थ्योरीज को बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है। और ये थ्योरीज क्या करेंगी, ये थ्योरीज आगे देखेंगी दैट सीज द सोसाइटी एज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो ये आपके पास सोसाइटी को ये थ्योरीज क्या करेंगी, एज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम देखेंगी। ऐसा फ्रेमवर्क जो यूज़ होता है डिफरेंट थ्योरीज को बिल्डअप करने के लिए, और जो सोसाइटी को देखता है एज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, और इस सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ दिस सिस्टम, ये सिस्टम के पार्ट्स क्या करते हैं, ये सोसाइटी को, ये बेसिकली सॉलिडारिटी के अंदर काम करते हैं, ये सॉलिडारिटी के अंदर काम करते हैं ताकि ये क्या कर सकें, मेंटेन रख सकें स्टेबिलिटी इन सोसाइटी, ठीक है, मेंटेन रख सकें स्टेबिलिटी इन सोसाइटी। अब आमतौर पर नज़र आता है कि जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरीके से काम करते हैं मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अंदर। मिसाल के तौर पर फैमिली का जो एक इंस्टीट्यूट है, वो बच्चे पालेंगे माँ बाप, ठीक है, माँ बाप बच्चे पालेंगे, टैक्स देंगे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट आगे से इन रिटर्न उनके बच्चों को पढ़ाएगी लिखाएगी और उनको अच्छी जॉब्स, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगी ताकि वो कल को बच्चा बड़ा होकर अपने माँ बाप के लिए सहारा बने। तो इसी तरीके से डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं, मिसाल के तौर पर फैमिली का सिस्टम हो गया, गवर्नमेंट का सिस्टम हो गया, वो सॉलिडारिटी के अंदर एक्ट करते हैं, और जब वो सॉलिडारिटी के अंदर एक्ट करते हैं तो सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी को मेंटेन रखा जाता है। अच्छा, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव है, ये इसके कायल कौन कौन से लोग थे? नंबर 1 इमाइल दुरखाइम, इसकी थ्योरी ऑफ सुसाइड हम पढ़ेंगे, बहुत मशहूर है इमाइल दुरखाइम। नंबर 2 हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में मशहूर है कि ये किसी किस्म के मम्मी डैडी सोशल सिस्टम के हक़ में नहीं था। ये चाहता था कि जैसी मर्ज़ी सोसाइटी हो, सोसाइटी में कोई सोशल फलाह बहबूद के लिए काम ना किया जाए, बल्कि सोसाइटी को जैसी है वैसे ही रहने दिया जाए। तो हर्बर्ट स्पेंसर भी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का कायल था, ठीक है। नंबर 3 अगस्ट कॉम्टे, और नंबर 4 टार्गेट पर्सन भी था इसमें। तो ये 4 लोग थे जो इस स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के कायल थे। अच्छा, अब स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के अंदर एक बहुत मशहूर थ्योरी है जिसको कहते हैं ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी।